देखो देखो पहले एक चीज याद रखो कि एक बात हम पहले भी बता चुके हैं, इसको नोट करके ध्यान रखो। जो ऑक्सीडेशन होता है, इन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हमने आपसे बताया था ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। दूसरी बात हमने बताई थी इस वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ठीक, तीसरी बात देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। तीसरी चीज सुनो, जैसे अस हो कहीं पर, हमने कहा था ना अस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो इक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फेरस है कहीं पे, तो ऑक्सीडेशन जब उसका होगा तो वो फेरिक में कन्वर्ट होगा, यानी Fe+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर किस में बदल जाएगा, Fe+3 में। तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे क्यूप्रस है तो क्यूप्रस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्यूप्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं पर देखो सल्फाइट है, सल्फाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट में। जैसे SO3 होता है 2 नेगेटिव, ये होता है सल्फाइड। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है, देखो +4 है, और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, सल्फेट में। तो ये प्रोसेस भी काय की है ऑक्सीडेशन, क्योंकि +4 से कितनी हो गई, +6। ये सब ऑक्सीडेशन की प्रोसेसेस है। ऐसे ही देखो, जैसे आर्सेनाइट है कहीं पे, आर्सेनाइट, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्सेनेट में। आर्सेनाइट क्या है, जैसे AsO3 3 नेगेटिव ये होता है, ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो जाएगा AsO3O4 में 3 नेगेटिव। यहाँ पे ये +3 है, देखो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 में। ठीक, मर्क्यूरस है कहीं पर, मर्क्यूरस, तो वो कन्वर्ट होगा मर्क्यूरिक में। मर्क्यूरस को हमने कहा था ऐसे लिखते हैं, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मर्क्यूरिक में। ठीक, मर्क्यूरस बदल गया मर्क्यूरिक में। ऐसे देखो, जैसे स्टेनस है तो ये कन्वर्ट होगा स्टेनिक में। स्टेनस क्या है, Sn+2, कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनिक +4 में। जैसे देखो कहीं ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव। यहाँ कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो +3 है भाई, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 8 में से 2 गए 6, 2 से डिवाइड कर दो 3। ऑक्सीलेट का जब ऑक्सीडेशन होता है यूजुअली वो CO2 में बदल जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है CO2 की, 4। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। जैसे कहीं पर सल्फाइड है, सल्फाइड 2 नेगेटिव है, तो यूजुअली ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +6। ये रिएक्शंस बनाने में भी काम आएगा तुम्हें, जो चीज लिख रहे हैं। ठीक है, सल्फाइड का बदल जाएगा सल्फेट में। जैसे फॉस्फाइड है, P3 नेगेटिव, इसे कहते हैं फॉस्फाइड। फॉस्फाइड यूजुअली कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेट में। ये 3 नेगेटिव से 5 हो गई, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। नाइट्राइट है कहीं पर, नाइट्राइट, तो ये ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। नाइट्राइट क्या है, देखो NO2 ग्रुप को कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो +3 है, और कायम बदल जाएगा नाइट्रेट,
NO3 माइनस, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है इसकी, ठीक है, ये बात है। तो ये जैसे ऐसे ही है थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, 3 ऑक्सीजन की 6 हो गई, इक्वल टू को उधर ले जाओगे +6, 2 माइनस कर दोगे तो +4, 2 से डिवाइड कर दोगे तो +2, तो यहाँ +2 है। अब इसका ऑक्सीडेशन से देखो ये भी बनता है, सल्फेट भी बन सकता है, वो अलग अलग कंडीशन में, और इसी के ऑक्सीडेशन से S4O6 भी बन सकता है। अब 12 को उधर ले जाओगे तो 10 बचेगा, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये उल्टा, एक मिनट उल्टा लिख दिया, ये रिडक्शन हो जाएगा। देखो जैसे ये ना S4O6, इसको कहते हैं टेट्राथायोनेट, इसका नाम है टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन 6 2 12, 12 में से 2 गए तो आपके बचे 10, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O3 2 नेगेटिव, 6 में से इधर गए, भाई क्या हो रहा है, पहले ही सही लिखा था, एक मिनट को, पहले सही लिखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट गलत निकाल दी थी। देखो H2O3 2 नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और कन्वर्ट हो रहा है S4O6 2 नेगेटिव, यहाँ है 2.5, बढ़ रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका नाम है थायोसल्फेट, इसका नाम है टेट्राथायोनेट। ऐसे देखो कहीं पर आयोडाइड है, I नेगेटिव, या क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये सब है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे I2Cl2 Br2, तो यहाँ पे देखो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। इवन जैसे कभी कभी जो सल्फाइड होता है वो सल्फर में ही कन्वर्ट हो जाता है, -2 से कितनी हो गई, 0, ये भी तो बढ़ी रही है। तो ऐसे है, देखो बहुत सारी वैरायटी और होती है, ये काम आएंगे आपको। और दूसरा होता है, देखो ये तो ऑक्सीडेशन की बात है, दूसरा होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या, जितने ऊपर लिखे हैं उसका ऑपोजिट, अपोजिट ऑफ ऑल अबव, जितने लिखे। तो ये रिएक्शंस इसलिए लिख दिए मैंने, एक्चुअली यहाँ पे हमें जब इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो हमें इन रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम कल बता रहे थे रिडॉक्स में निकालना, तो अब उसी को आगे फॉलो करेंगे। देखो रिडॉक्स में और हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको समझो, ठीक, अब समझ में आएगा। तो देखो एक एग्जाम्पल तो हमने ये दिया था, Fe.98O, ये बदल रहा है मान लो Fe2+ में, और इसका हमें n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है। तो करना क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, समझना ध्यान से। देखो 0.98, आयरन की तो पता ही नहीं है, x मान लो, ऑक्सीजन की -2 = 0, आयरन की निकालेंगे ना, तो 0.98x = कितना आ जाएगा, 2, इतने आयरन की +2 है। देखो समझ में आ रहा है, इसका देखो यहाँ पे एक आयरन की कितनी है, एक आयरन की है यहाँ पे +2, हमने क्या कहा था, जितने इधर हों उतने की ही निकालना है हमें, ठीक है। तो इस कंपाउंड में 0.98 है, तो इसकी भी निकालो भाई, एक की इतनी है तो फिर 0.98 आयरन की कितनी हुई, बोलो, यही तो ही, +2 × 0.98, हाँ या ना, बोलो भाई। देखो इतने आयरन की कितनी है, 2,
और इधर इतने आयरन की कितनी है, इतनी, तो इतने से इतनी हो गई है, इसलिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, n फैक्टर। इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 माइनस ये कितना हुआ, ये यानी कितना है 0.04, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 0.04, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 0.04। ये वाला एग्जाम्पल समझे या नहीं समझे, देख लो, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसमें बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कैलकुलेट करने में। करना क्या है, हमने कहा करना ये है, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, हमने ये ट्रिक बताई थी, उसमें जितने एटम दिए हों उतने ही एटम हमें बाद वाले में भी निकालने होते हैं। तो इधर वाले में आयरन 0.98 है, तो चूंकि इधर 0.98 है तो उधर भी आप 0.98 का ही निकालेंगे, इधर 0.98 है तो उधर भी आप किसका निकालेंगे, 0.98 का ही निकालेंगे। ध्यान रखो, फिर से देख लो, जैसे इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ये इक्वल्स टू इतना, तो समझ में आ ही रहा है, तो इतने इक्वल्स टू इतना, इसका मतलब अगर आयरन 0.98 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इधर क्या देखो 1 है तो +2 दिख रही है, तो भाई 0.98 होगा तो 2 इंटू 0.98 हो जाएगी, 2 इंटू 0.98 हो गया 1.96। इसका मतलब पहले 0.98 आयरन की +2 थी, अब 0.98 आयरन की 2 इंटू 0.98 है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो 0.04 आ जाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा कितना आ जाएगा, m/0.4। समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ ले, घर से करने दिया था हमने ये वाला, ठीक। देखो नेक्स्ट, जैसे देखो ये है H2O3 2 नेगेटिव की जब आयोडीन से रिएक्शन होती है, तो ये तो सबसे ज्यादा यही वाला पूछा गया एग्जाम्पल, तो ये बदल जाता है S4O6 2 नेगेटिव, ठीक है। तो देखो क्या करें, इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, ठीक। तो देखो सर क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2x - 6 = -2, तो 2x = कितना हो गया +4, इधर देखो 4x - 12 = -2, तो 4x = कितना हो गया +10। अब देखो इधर 2 सल्फर की +4 है, हमें इसी का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो हम इधर भी 2 सल्फर की निकालेंगे, लेकिन इधर कितने की 4 सल्फर की 10 है, तो 2 सल्फर की कितनी हुई, 2 से डिवाइड कर दो, +5 ही तो हुई, इसमें 2 सल्फर है तो इधर की भी 2 की निकालो, तो इसलिए अब देखो चेंज कितना हुआ, n 1 हो गया, इसलिए इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O3 2- डिवाइडेड बाय 1। ये वाला समझे, बहुत पूछा जाता है, 1 से डिवाइड होता है, मान लो इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख देगा, अब का इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो इसमें निकाल लो भाई, 4x - 12 = -2, तो 4x = +10, इधर क्या हुआ 2x - 6 - 2 +4। अब देखो जिसका हमें निकालना है उसमें 4 सल्फर है, तो इधर भी 4 सल्फर होने चाहिए, 4 सल्फर की 10 है, तो इधर भी 4x = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 सल्फर का कर लो, 2 सल्फर का +4 आ रहा है इधर, तो 4 का +8, तो चेंज हमारा कितना हो गया 10 से 8 माने 2 का चेंज हो गया, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपकी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों के, यस सर।
नेक्स्ट देखो, जैसे C2O4 से CO2 बनना है। अब इसका ऑक्सीडेशन, इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, निकाल लो भाई। तो कितना आएगा बोलो। देखो, 2 कार्बन का हमारा कितना आ रहा है, 6। इधर 1 कार्बन का आ रहा है +4, तो 2 का इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 8। इसलिए चेंज कितना हुआ हमारा 2 का। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा आ गया, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ C2O4 मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। देखो, Fe3O4 बदल रहा है मान लो Fe3 में। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बताओ कितना आएगा। ओरल होता है ये। भाई 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू आ गया +8। इधर 1 आयरन की कितनी है, +3। इधर 3 आयरन है तो 3 की इधर कर लो, तो 3 आयरन की कितनी हो जाएगी, +9। m/1 आएगा। और यानी चेंज कितना हुआ 1 का, इसलिए इक्विवेलेंट वेट हमारा कितना हो जाएगा y1। ठीक, इस तरीके से। ये नाइट्राइड है, कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में। चलो इसका बताओ और इसका बताओ। इनके इक्विवेलेंट वेट निकालना है। पहले वाले बताओ कितना आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, यहाँ 1 नाइट्रोजन की कितनी आ रही, -3। m/2। हाँ, इधर 1 नाइट्रोजन की कितनी आ रही है भाई, x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +5 है ना। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कितना आया, कितना हुआ n, बोलो भाई। अरे इतना भी नहीं बता पा रहे हो। m/, कितना लिखा अनन्या, 2। तो चेंज कितना हुआ देखो, यही गलत करते हैं बच्चे। अरे 8 का हुआ, -3 से +8 है भाई। -3 से 8 यहां तक जाओगे तो 8 का चेंज आएगा। -3 से +5 के बीच में कितने नंबर है, माइनस कर दो ना इसको। -3 में से माइनस करोगे +5 को, तो कितना हो गया, -3 -5 इक्वल टू -8। नहीं समझे, यही बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लास्ट वाले बताओ, 31। m/8। यहाँ नाइट्रोजन की कितनी आएगी, +5 आ रही होगी, और यहाँ 1 नाइट्रोजन की कितनी आ रही है, -3। तो इसलिए यहाँ पर भी चेंज कितना हुआ, 8 का। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ कितना आएगा, m/8 है। नेक्स्ट देखो,
मान लो ये बनना है, इसका निकालना है, इस पूरे कंपाउंड का निकलेगा यहाँ। तो पूरे कंपाउंड में देखो क्रोमियम की ही बदल रही है, यहाँ क्रोमियम की कितनी है 0, और इसमें देखो एक्चुअली ये ऐसे ही तो है, यानी ये ऐसे ही तो है। इसका मतलब 2 क्रोमियम की यहाँ पे कितनी है, 2 क्रोमियम की +6 हो गई। तो यहाँ 2 क्रोमियम की कितनी हो गई 0, तो चेंज कितना हुआ 6 का, तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे पूरे का रखेंगे, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इस पूरे का रखेंगे, ध्यान रखना। ठीक, जैसे देखो ये है जिंकेट आयन नाम है इसका, जिंकेट आयन। ठीक, इसका निकालना, निकाल ही लोगे मेरे ख्याल में, बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे ये। तो कितना आ रहा है, एक जिंक का कितना आ रहा है 2, और यहाँ एक जिंक का कितना है 0, बस n हो गया 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। चलो, तो ये वाले तो अब सीख गए। अब देखो दूसरी वैरायटी देखते हैं। अब रिडॉक्स में कैसे देखेंगे, एक ही चीज एक ही कंपाउंड का when oxidation and reduction take place। सर जिनके टर्न में क्या ओ का नहीं निकला, ऑक्सीजन का नहीं निकलेगा। ओ की तो माइनस ही रहेगी ना, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है उसी करो, ऑक्साइड तो ऑक्साइड ही रहेगा, अगर ओ की चेंज हो तो करो। when oxidation reduction take place in same compound with different element। देखो अलग अलग एलिमेंट में होगा तो कैसे, डिफरेंट एलिमेंट्स में। ये वाला बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से समझो, तब कैसे निकालेंगे हम इसको। देखो क्या मतलब है, इसको ऐसे समझो, जैसे सिंपल एग्जांपल से बताएं आपको, जैसे CU3P है कॉपर फॉस्फाइड, और ये बनना हो मान लो Cu+ में और H3PO4 में बदल रहा हो, ठीक है, मान लो इसमें बदल रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन, इसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। ठीक, अभी तक जो एग्जाम्पल थे उसमें किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी, जैसे जिंकेट में ही Zn की चेंज हो रही है, ऑक्सीजन की चेंज नहीं हो रही है। कभी कभी क्या होता है, एक ही कंपाउंड के दोनों चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ वाले एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में, देखो समझना, ये ऐसे एक्चुअली 3Cu+ और फॉस्फाइड में Q+ फॉस्फाइड है, ठीक। तो देखो कॉपर की +1 है और फास्फोरस की -3 है, और यहाँ कॉपर की क्या है +2 है, तो कॉपर की भी चेंज हो रही है और फास्फोरस की क्या चेंज हो रही है वो देख लो फास्फोरस की यहाँ +5, तो देखो कॉपर की भी चेंज हो रही है और फास्फोरस की भी चेंज हो रही है। हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर एंड फास्फोरस बोथ आर चेंजिंग, दोनों बदल रही है। ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कॉपर +1 से क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फास्फोरस -3 से +5 हो रही है, इसकी भी बढ़ रही है, इसका भी ऑक्सीडेशन। एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा चीजों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहने का मतलब बदल रही है। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे, देखो
in such cases इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m बाई टोटल चेंज n1 प्लस n2। ठीक है, दोनों को निकाल, 2 बार निकालो, दोनों को ऐड करके डिवाइड करो। ठीक है, दोनों को ऐड करो निकाल के और कर लो सॉल्व। देखो अब करते हैं, जैसे Cu3P से हम क्या कह रहे हैं, ये बनना है। देखो कॉपर कितना है, एक हमारा, एक कॉपर पे हमारा यहाँ +1 है ना, लेकिन है कितने, 3 है ना, तो 3 कॉपर पे कितना हुआ, +3। तो इधर एक कॉपर पे है +2, 3 कॉपर का कितना हो गया, 6। तो ये n1 मान लो, तो n1 तुम्हारा हो गया कितना, 3 का चेंज, 3 से 6 हो रहा। ठीक है, अब देखो फास्फोरस कितना है इसमें, एक है, एक फास्फोरस का कितना है, -3। यहाँ एक फास्फोरस का कितना है, +5। तो यहाँ चेंज कितना हो रहा है, देखो n2 हो गया 8, तो n1 प्लस n2 हो गया तुम्हारा 3 + 8 = 11। ये समझे या नहीं समझे बताओ? बस अब हो गया। तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cu3P अपॉन 11। जहां एक से ज्यादा चीजों की चेंज हो ऐसे निकालेंगे, मेरे ख्याल में समझ गए होगे, हैं? अगर समझ गए तो इसका निकालो, बताओ मुझे। चलो इसका निकालो। थ्री से डिवाइड होगा सर। कितने से आ रहा है, 3 से? 3 से। देखो भाई आयरन इसमें कितना है, तो फेरस ऑक्सलेट है ना ये, तो एक आयरन की तो हमारी है +2, और इधर एक आयरन की हो गई हमारी कितनी, +3। तो n1 तो हमारा आ गया 1। अब देखो ऑक्सलेट को देखो जरा, C2O4 2 नेगेटिव से बनना है CO2। या देखो 2 कार्बन की कितनी आ रही है, +6। तो इधर एक कार्बन की कितनी है, +4। तो 2 कार्बन की कितनी हो गई, +8। तो n2 कितना हो गया, 2। इसलिए इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, m/1 + 2 = m/3। तो जहां 2 का चेंज हो वहां हमें ऐसे सॉल्व करना है। देखो एक और, इसको देखो कैसे करो, आप ही करके बताओ। बताओ ये वाला। MY7 M/21 कितना आ रहा, m/6 2। देखो MY7 देखो 7, चलो देखते हैं। देखो क्रोमियम यहाँ है और 3 आयोडीन है, आयोडीन तो नेगेटिव ही होता है ऑब्वियसली, यहाँ +3 होगा।
तो एक क्रोमियम की यहाँ कितनी है, +3 है। यहाँ पे 2 क्रोमियम की कितनी आई भाई, 2x - 14 = +2, तो 2x = 12 है ना। तो 2 क्रोमियम की 12 है, हमारे पास एक है तो एक क्रोमियम की निकाल लो, तो एक क्रोमियम की हो गई 6, तो N1 तो हो गया तुम्हारा 3, और इधर है आयोडीन, लेकिन कितने 3 हैं, और इधर है आयोडेट, यहाँ पे कितना है, एक 3 आयोडीन की -3 हो गई, हमें 3 का ही निकालना पड़ेगा, है ना। और इधर भी 3 का कर लो, इधर क्या है, एक आयोडीन का कितना आ रहा है भाई, 7, तो 3 आयोडीन का कितना हुआ, 21 हुआ ना। तो इसलिए N2 देखो कितना हो गया हमारा, 3 से -3 से 21, तो N2 कितना हुआ, 24 हुआ, -3 से 21 प्लस का है ना, तो इसलिए N1 + N2, 3 + 24 27 हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, m/27। बताइए वाला समझे या नहीं समझे, देख लो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। ठीक, देखो कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर, कभी कभी क्या, एक पहले और देखो, ये वाला, ये भी बहुत, ये वाला कल दिया था शायद हमने, पता नहीं इससे क्या बनाया था, सल्फेट। एक तो ये वाला, ये वाले का निकालो, M/8, हाँ कितना आया, M/8 सर, m/8 पहले वाले का, दूसरे वाले को बताओ, देखो भाई ये कंपाउंड कैसे होता है इसको समझो, ये कंपाउंड ऐसे होता है, Fe+ और H2 ये होता है, फेरस आयरन पाइराइट है ये, तो एक आयरन, और यहाँ आयरन A+3 है सर यहाँ, तो एक आयरन की कितनी है यहाँ पे +2, M/6 आ गया सेकंड वाले का। हाँ आयरन को देख लो, आयरन में तो बताने की जरूरत नहीं, N1 हो गया तुम्हारा 1, इसमें देख लो 2 सल्फर की -2 है, तो यहाँ पे 2 सल्फर की निकाल लो, एक सल्फर की है +6, तो 2 सल्फर की हो गई +12, तो इसलिए N2 हमारा कितना हो गया 14, ठीक है 14, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, m/15 ये आएगा। ये वाला समझे या नहीं समझे, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल है, ये याद रखो। ये वाला समझे सब लोग, नहीं समझे भाई, यस सर, इसको देखो, बोलो,
यही तो है, N1 तो 1 हो गया, यहाँ 2 सल्फर की कितनी -2, अब बन रहा है इससे कौन, SO2, 1 सल्फर की है +4, M/11, हाँ यहाँ कितना हो गया, तो N2 हो गया तुम्हारा 10, इसलिए सही है M/11। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे अब मेरे ख्याल में ये कैसे निकालना है। ठीक, अच्छा अब जरा देखो एक और वैरायटी की बात करते हैं, ये वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में कैसे निकालेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी रिडॉक्स में, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही सेम चीज का ऑक्सीडेशन भी होता है और सेम चीज का रिडक्शन भी होता है ना, उसको डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। ठीक है, अब समझो जरा कैसे निकलेगा, जिसमें एक ही चीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो इन सच केस बाय डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, सेम थिंग अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली। यही सबसे ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम्पल है, ये वाले सबसे ज्यादा इन्हीं को पूछता है एग्जाम में। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एक बार ऑक्सीडेशन का डिवाइड करो N1 प्लस अलग से N2, वहां पे नीचे N1 N2 का ऐड करके डिवाइड किया था, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे N1 क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ये है रिडक्शन में, एक बार ऑक्सीडेशन में और एक बार रिडक्शन में। ठीक है, ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, M एलसीएम ले लोगे नीचे तो क्या आ जाएगा, N1 N2 और ऊपर क्या आ जाएगा, N1 N2 प्लस N1। ये तो फार्मूला है, जैसे चाहो लिखो। क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पल, इनकी बैलेंसिंग भी हमने पढ़ाई थी आपको, ये इस रिएक्शन का बैलेंस भी पढ़ाया था। अब जरा देखो, यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसी ब्रोमीन से ये भी बनना है और इस वाली ब्रोमीन से ही ये भी बनना है, सेम चीज से दोनों चीज बनना ही है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से माइनस हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ ब्रोमीन का क्या हो रहा है, 0 से यहाँ पे निकालोगे तो +5 आई, तो यहाँ बढ़ रही है 0 से, यहाँ ऑक्सीडेशन। तो देखो ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक ही चीज का जब दोनों चीज हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोनों के लिए अलग अलग निकाल लो भाई। देखो 2 ब्रोमीन का कितना है, 0,
तो यहाँ 2 ब्रोमीन का कितना आ जाएगा, -2। ये N1 हो गया ऑक्सीडेशन का, ये हो गया 2। यहाँ देखो 2 ब्रोमीन का 0, यहाँ पे 1 ब्रोमीन का है +5, तो 2 ब्रोमीन का हो गया +10, तो N2 आपका हो जाएगा 10। ठीक, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 कितना हो जाएगा, एक बार उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करिए, एक बार उसके मॉलिक्यूलर वेट को 10 से डिवाइड करिए, यानी 10 और ऊपर 5m प्लस 2m, यानी 7m/2, 10 है ना। सर 6m। 6m/10 आएगा सर। हाँ 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 भाई, वन एम आएगा सर। हाँ हाँ कर रहे हैं बेटा, मुझे 1 मिनट इरेजर तो पकड़ने दो। ये 2, तो देखो अब मेरे ख्याल समझ गए होगे कैसे करना है ये वाला रेडा, जिसमें ऐसा हो, तो ये आ जाएगा 2m/5। ठीक है सर 3m/5। दूसरा देखो ऐसे एक एग्जाम्पल और, इसका आप लोग बताओ चलो। ये निकालो, चलो दोनों सॉल्व करो। सर ऊपर वाले का 2m/3। कितना आ रहा है पहले 2m वाले का? by 2m/3 सर। अच्छा ठीक, दूसरे का देखो, क्या निकालो भाई पहले वाले का, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो। इसमें तो आ गई 3, इसमें आ गई -3, इसमें आ गया +5। तो फास्फोरस का यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ फास्फोरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक ही फास्फोरस इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ N1 तो हो गया 6 -3 से +3, और N2 हो गया +3 से ये 2, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, m/6 + m/2, है ना। ये तो हो गया ये। चलो दूसरा निकालो।
यहाँ तो जीरो है, एलिमेंट स्टेट में जीरो होती है ना, तो 8 सल्फर की जीरो है, 1 सल्फर की -2, तो 8 सल्फर की -16, हाँ M/8 तो N1 तो आ गया तुम्हारा 60। ये तो हो रहा था रिडक्शन। यहाँ जीरो से क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन है ना, तो 8 सल्फर की जीरो है, यहाँ 1 सल्फर की कितनी है +2, तो 8 सल्फर की कितनी हो गई 16, तो यहाँ पे चेंज हो गया, वो हो गया 16, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया तुम्हारा m/16 m/16 है ना, m/8, ठीक है। मेरे ख्याल में अब सीख गए होगे कैसे निकालना है, बहुत वैरायटी हमने बता दिया, तो लगभग सब वैरायटी कवर कर दी। कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, कोई सी रिएक्शन लिख दे आप, ठीक, जैसे यही लिखा जाए, जो भी Fe3O4 वाली ऊपर लिखी थी वो कहीं से लिख दो, ध्यान से देखो। हम लोग अभी तक रिएक्टेंट का निकाल रहे थे इक्विवेलेंट वेट, पूछ आपसे किसी का भी सकता है। मान लो क्या कहते हैं, समटाइम्स इन क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट का भी पूछ सकता है ना, में बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है। जैसे वो कह रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो कितना है, किसी का भी पूछ ले इनमें, इसका तो हमने अभी सीख ही लिया है ना, रिएक्टेंट का ऊपर, तो प्रोडक्ट का निकालना हो, करना कुछ नहीं है, रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो बस, और जैसे आपने किया वैसे सॉल्व कर लीजिए, बात समझ में। तो जैसे हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3 निकालना है, तो रिएक्शन को हम उल्टा मान के चलेंगे कि Fe2O3 से FeS2 बनना है, आई बात समझ में। ऐसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 निकालना है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे बस, अब कोई दिक्कत नहीं, अब निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो 2 आयरन की कितनी है +3, यहाँ 1 आयरन की कितनी है +2, तो 2 आयरन की कितनी हो गई +4, ये तो यही था ना, ठीक है। तो इसका अंदर यहाँ चेंज कितना हो गया 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया m/1। यहाँ देखो 1 सल्फर की कितनी है +4, यहाँ पे तो 2 सल्फर की -2 है, तो 1 सल्फर की हुई -1 है ना, तो यहाँ पे चेंज हमारा कितना हो गया +5, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट इसका आएगा m/5। ये समझे या नहीं समझे? तो होमवर्क क्या है, इन ऑल above examples है from 28 to 40 तक जो भी है, find equivalent weight of products। अब उल्टा कर लो सारा, ठीक, सारे क्या कर दो उल्टे कर देने आपको, जितने हैं ये सारी क्वेश्चंस लिख के, भले कैसे ही आ रही हो करना इसी। बताओ भाई, इतना समझे? अब एन फैक्टर निकालना सीख गए नहीं सीख गए? कोई डाउट हो अगर एन फैक्टर में तो बताओ। हमारे एन फैक्टर सारे हो गए,
कोई बचा नहीं है इसमें। सारी वैरायटी के मैंने आपको n फैक्टर बता दिए, इसका भी निकालना, अब ये सब आपके लिए। इसका, 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 सबके जिसके अंडरलाइन कर रहे हैं सबका निकालो। सब होमवर्क आपके। जितने लिख रहा हूँ सब निकाल देने आपको। और देखो, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी का निकालना है। ये सब होमवर्क है, करो इसको। ये इससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे हमें करना है, कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये देखो, जिसका अंडरलाइन किया उसी का निकालना, औरों के मत निकालने बैठ जाना। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आपको दिखे कहीं पर भी, आप उसका सॉल्व करो। ना आए हमसे पूछ लो, तो तुम्हें अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कुछ करना और नहीं होता है, प्रैक्टिस ऐसे ही हर रिएक्शन का निकाल सकते हो आप। ढेर सारे दे रहे तो आई प्रैक्टिस के लिए, एक जगह कहीं बुक में मिलेंगे भी नहीं, इसलिए अलग से हम लिखते हैं। उसमें सबका निकाल।
ये वाली जो रिएक्शंस लिखी है ना, ये इसको बैलेंस भी करना, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। इनको बैलेंस करना भी सीखो। बैलेंसिंग हम सब सिखा चुके हैं, कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है पहले ही बता चुके हैं सारी। तो इनको बैलेंसिंग सीख लोगे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, और कोई ऐसी बात नहीं। लो सर जो रिएक्शन लैब में लगाई जाती है, हाँ, उसका जो इक्विवेलेंट हम लेते हैं तो इसी के आधार पे लेते हैं। इसी के आधार पे वही अब अगला टॉपिक जो पढ़ाना है ना, स्टिकियोमेट्री, जी वही अब आएगा इसके बाद। वो रिएक्शन लैब में हम लोग कैसे करते हैं, वही अगला टॉपिक है हमारा, स्टिकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो आगे वही हमें करने भी है। जी सर मुझे बहुत दिक्कत होती है। हैं, क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत होती है। आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में, अब सीख जाओगे, इसमें करा रहे हैं, चिंता मत करो, तो सब सीख जाओगे। चलो बस बहुत हो गया, इतने प्रैक्टिस करो। जिसके नीचे अंडरलाइन किया उन्हीं का निकालना, ये ध्यान रखना। देखो ये उस दिन पढ़ा रहे थे हम आपको, वेपर डेंसिटी। ठीक है, जी ये क्वेश्चन दिया था एक होमवर्क में हमने, इसमें 62 वाला ये किया था, नहीं किया था? बोलो भाई, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड कंटेन इतने परसेंट इतने हाइड्रोजन, इतना मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो मॉलिक्यूलर वेट एम्पेरिकल। ये हो गया, नहीं हो गया? तो और कौन सा होमवर्क रह गया भाई अनन्या तुम्हारा? नहीं नहीं हुआ सर। ये वाले में तो कुछ करना ही था। कार्बन दिया है तुम्हें, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है? तो कार्बन कितना है देखो, 40% है इधर परसेंटेज। हाइड्रोजन कितना है, 6.6%, 6-7%। और ये कितना है, 53.3%। कभी कभी क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन नहीं देते, ध्यान रखो। कभी कभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं देते, तो आप हमेशा क्या किया करो, जितना परसेंटेज दिया उसको जोड़ के जरूर देखा करो। अगर सारी परसेंटेज का सम 100 आ रहा है तो ठीक है, तो उसमें कुछ और नहीं होगा। और 100 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ तो देखो दिख ही रहा है हमें 53 और 6 59 और 1% इधर, ये तो 100% है। इसका मतलब इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद क्या करते थे, इनको इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते थे। तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 से डिवाइड करो, इसको इसके वेट से डिवाइड करो, इसको ऑक्सीजन को इसके वेट से डिवाइड करो। ठीक, यही तो था। और जो नंबर फिर सबसे छोटा आए, हमने कहा था उससे सबको डिवाइड कर दो, ये कहा था, याद है? ये तुम्हारा आ जाएगा 3.3, ये हो गया 6.6 है, और इसको और डिवाइड कर लो, 16 3 समथिंग होगा ना। ये भी इतना ही आएगा। 3.3
तो इसका मतलब जो नंबर सबसे छोटा है उसी से सबको फिर से डिवाइड कर देते हैं। 1 to 1 तो ये आ जाता है 1, ये आ जाता है 2, ये आ गया 1। तो रेशियो तुम्हारा देखो निकल आया इसमें, CS2 है ना। तो रेशियो देखो निकल आया तुम्हारा। इसका मतलब C1 हुआ, H2 हुआ और ये 1 हुआ। अब इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, है ना। तो CS2 एम्पेरिकल मास कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 है ना और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन कार्बन 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो यही हो गया। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल मास। ठीक, तो एम्पेरिकल मास निकाल लो। 30 आ गया सर। कितना आ गया तुम्हारा 30 भाई, 12, 2 और 16, 30 30 आ गया। और दिया कितना है तुम्हें, मॉलिक्यूलर मास इतना। एन निकालते थे ना, तो एन कैसा होता था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो ये कितना आ गया 180/30, तो 6 आ गया। इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CH2O का होल N। तो कितना आ गया C6H12O6, ग्लूकोज है ये। आया समझ में आंसर, अब नहीं आया। कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे तो मान के चलो आंसर गलत ही हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ होता थोड़ा ही ना, इनमें कैलकुलेशन का ही खेल है। अब इसको भी करो सेम, आ जाएगा ये वाला। यहाँ देखो, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसे पहले, ठीक है। इतने इतने ग्राम है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। टोटल में कितना, परसेंटेज में कैसे बदलोगे, सारे ग्राम जोड़ दो। ठीक, सारे ग्राम जोड़ दो। तो सोडियम का परसेंटेज कितना हो जाएगा, सारे जोड़ो जरा, 2.3, 0.6, 2.4, ठीक है। ये तो सोडियम कितना हुआ भाई, 5.3 में कितना है 2.3 into 100, ये इसकी परसेंटेज आ गई। ऐसे ही फिर किसकी है, अरे अब तो कर लोगे, क्यों भाई, ये क्या था, ये लिखना भूल गए, मिस्टेक हो गई है। इतने ग्राम तो सोडियम हो गया और 0.6 ग्राम, एंड ये क्या था, ऑक्सीजन। तो ये क्या कार्बन था क्या, कार्बन होगा ये मेरे ख्याल में। इसको कर लो 0.6/5.3 into 100। और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो गया, ये परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट किए थे आप, इसीलिए नहीं हो रहा। अब बाकी पूरा जैसे ऊपर किया वैसे करना, अब कर लोगे। अब जितने क्वेश्चन आज दिए उनको सॉल्व करो अच्छे से सारे, ठीक। चलो, मेरे ख्याल में आज की पढ़ाई समझ में आ गई होगी, मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो हमने बहुत प्रैक्टिस करा दी है इसकी। अभी तो मोल ही है, अब स्टिकियोमेट्री की प्रैक्टिस करानी है आप। इसके बाद कल से स्टिकियोमेट्री शुरू होगी, मोल कॉन्सेप्ट आज ये सब खत्म हो गया, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। अब कल से स्टिकियोमेट्री की प्रैक्टिस होगी, ठीक। चलो आज के लिए इतना रखो, कल 7:30 मिलेंगे सुबह। यस सर।